गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री 100% मार्क्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में हेनरी का नियम पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में स्थिरता पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। आप लोगों ने क्या देखा? स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो जरा देखा जाए, यहाँ पर घुले हुए गैस का द्रव्यमान अर्थात घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है किसका? दाब के समानुपाती होता है। दाब P। अब इसको ओपन करेंगे तो हेनरी स्थिरांक आ जाएगा। ये हो गया। अब आगे मोल प्रभाज के रूप में मोल प्रभाज के रूप में PA समानुपाती XA पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। PA के मतलब हो गया विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, आपको पता है। तो यहाँ हो जाएगा PA इज इक्वल टू हेनरी स्थिरांक KH XA। आगे जहां M बराबर क्या होगा? घुले हुए गैस का द्रव्यमान, घुले हुए
गैस का द्रव्यमान। P क्या कहलाएगा? P हो जाएगा गैस का दाब। गैस का दाब। KH क्या होगा? हेनरी स्थिरांक। ओके। PA गैस का आंशिक दाब। गैस का आंशिक दाब। XA गैस का मोल प्रभाज। गैस का मोल प्रभाज। तो हेनरी का नियम क्या होता है यहाँ पर लिख दिया गया है। इसका एक आप नोट्स बना लीजिए, बेहतरीन कॉपी पर लिख लीजिए इसको। तो अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा। ये क्या बोल रहा है? स्थिर ताप पर, यानी जो ताप है वो स्थिर है। किसी द्रव विलायक में, द्रव विलायक के मतलब कि जो घुलने वाला है, जिसमें विलय घुलेगा, वह कैसा होना चाहिए? द्रव विलायक हो चाहिए, द्रव ही रहना चाहिए। घुले हुए गैस का द्रव्यमान, जो गैस उसमें घुला हुआ है, घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। इन सभी बातों को यहाँ पर लिख दिया गया है, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर M समानुपाती P, M का मतलब हो गया घुले हुए गैस का द्रव्यमान, और P हो गया ये आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो दाब के समानुपाती, दाब हो गया प्रेशर। ओके, इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हिमांक। हिमांक क्या है? तो हिमांक बहुत छोटी सी परिभाषा है, एक लाइन का परिभाषा, उसको जान ले आप लोग। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तन हो जाता है हिमांक कहलाता है। बिल्कुल आप लोग सही सुने हैं। हम क्या बोले? वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तन हो जाता है हिमांक कहलाता है। तो हम लिख दे रहे हैं, आप उसका नोट बना लें। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तन हो जाता है हिमांक कहलाता है। आपने क्या देखा? वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तन हो जाता है हिमांक कहलाता है। क्या आपने सुना? वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तन हो जाता है हिमांक कहलाता है। जैसे अगर हम लोग जल का बात करें तो जल का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह द्रव से ठोस में परिवर्तन होने लगता है। तो जल का अगर हिमांक पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ गए हैं, आप
इसको नोट कर लें। अब अगला टॉपिक है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन जानेंगे हम लोग। अब इसके जस्ट पहले हम लोग जानेंगे हिमांक क्या है। अब हम लोग जानेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब हो गया कि हिमांक में कमी आना। हिमांक में कमी आना हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो देखते हैं हिमांक में अवनमन। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाता है। हिमांक में अवनमन किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाता है। हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा TF मतलब फ्रीजिंग, इसे डेल्टा TF से सूचित किया जाता है। इसका नियम भी होता है, नियम भी यहीं पर जानेंगे हम लोग। नियम किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, मतलब है कोई विलायक है उसमें अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। अवाष्पशील विलेय के मिलाने के मतलब कि उसका वाष्प नहीं बनता है। अवाष्पशील मतलब कि जिसका वाष्प नहीं बनता, जिसे नमक मिला दिए तो नमक वाष्प नहीं बनता है। मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाता है।
हिमांक में अवनमन कहलाता है। अवनमन का मतलब होता ही है कमी, कम। इसे डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है। नियम: किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने क्या देखा, किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। कौन होता है? किसी विलयन के हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है। तो यहाँ देखेंगे, अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती किसके समानुपाती होता है? मोलल सांद्रण। तो मोलल सांद्रण होता है स्मॉल एम होता है। ओके, फिर यहां से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा के एफ एम। बात समझ में आ रहा है? क्या बोले हम? डेल्टा टीएफ समानुपाती एम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पर कि एम जो है मोलल सांद्रण का बात हो रहा है। तो देखिए इसको एम बराबर क्या होता है। तो चूंकि यहाँ पर एम बराबर क्या होता है आपको पता है, पहले से बता सकते हैं। मतलब मोललता बराबर क्या होता है। तो यहाँ देखिए विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 विलेय का आणविक द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान। ओके, फिर यहाँ से अब इसका मान रखेंगे इसमें। इसलिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका के एफ हो गया। उसके बाद ये एम का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी गुना 1000 और यहाँ से एम बी गुना डब्ल्यू ए और ये हो जाएगा इन ग्राम। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब एक कौन क्या चीज है उसको जान ले हम लोग। जहां यहाँ सही है डेल्टा टी एफ क्या है। क्या है ये? हिमांक में अवनमन है ना, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एम, तो देखिए यहाँ से जो एम है, एम यहाँ पर देखिए एम हम लोग कहाँ से लिए हैं, इसको पढ़िए। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। नियम में क्या पढ़े थे हम लोग इसे? हाँ, यहाँ पर किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो ये आपका हो गया मोलल सांद्रण, मतलब कि मोललता यहाँ हो गया एम बराबर मोलल सांद्रण हो गया। इसको आप कह सकते हैं मोललता। जगह नहीं है तो यहाँ हम मोललते लिख देते हैं।
मोलल्का। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा TF तो हो गया आपका, M हो गया, यहाँ पर स्थिरांक हो गया ये। उसके बाद देखिए WB। WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान। ओके, MB क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। ओके, ये WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान। ओके, तो इसको आप लोग बेहतरीन ढंग से नोट्स बना लीजिए। ओके, अगला टॉपिक है प्रासरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। जब विलयन को उसके विलायक से अलग रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करता है। इस घटना को प्रासरण कहते हैं। तो चलिए इसको फिगर से समझाते हैं। ये एक डब्बा है, एक पात्र लिया गया, ओके। इस पात्र को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया। इसका नाम हो जाएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली। ओके, ये आपका विलायक है और यहाँ पर AB मतलब है विलेय और विलायक दोनों लिया गया है, के मतलब ये हो गया आपका विलयन हो गया और ये केवल विलायक है। तो अभी भी बताया गया है कि जब इन दोनों को अलग रखा जाता है, विलायक और विलयन को अलग रखा जाता है, तो विलायक विलयन की ओर गति करता है। तो कहने का मतलब गति को ऐसे दिखाया गया कि विलायक विलयन की ओर गति करता है, मूव करता है। इसको कहेंगे हम लोग परासरण। परासरण, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। हो गया। तो हम लोग क्या देखे कि जब विलयन को उसके विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करता है। इस घटना को परासरण कहते हैं। ओके, लिख दे रहे हैं। जब विलयन को
जब विलयन को उसके विलायक से अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करता है। क्या देखें हम लोग, जब विलयन उसके विलायक से अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करता है। इस घटना को परासरण कहते हैं। इस घटना को परासरण कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोले, देख लिया जाए। जब विलयन को उसके विलायक से अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है। देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखा जाए, यहाँ पर विलयन है और ये विलायक है। तो क्या करा कि जब विलयन को उसके विलायक से अर्ध पारगम में, यानी जो ये झिल्ली है अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करता है। देखिए ये विलायक है, विलयन की ओर गति करता है। इस घटना को परासरण कहते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर ले, याद कर ले, जीवन बना ले। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध पारगम में झिल्लियां। वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार होने देती है अर्ध पारगम में झिल्लियां कहलाती हैं। अर्ध पारगम में झिल्लियां दो प्रकार के होती हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक अर्ध पारगम में झिल्लियां, दूसरा होगा कृत्रिम में अर्ध पारगम में झिल्लियां। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है अर्ध पारगम में झिल्लियां। वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार होने देती है अर्ध पारगम में झिल्लियां कहलाती
है। अर्ध पारगम्य झिल्लियां दो प्रकार की होती हैं। अर्ध पारगम्य झिल्लियां दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्लियां जैसे सूअर का मूत्राशय। दूसरा, कृत्रिम में अर्ध पारगम्य झिल्लियां जैसे चर्म में। तो अर्ध पारगम्य झिल्लियां क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार होने देती है, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती है। अर्ध पारगम्य झिल्लियां दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्लियां जिसको प्राकृतिक बनाया है, जैसे सूअर का मूत्राशय। कृत्रिम में अर्ध पारगम्य झिल्लियां जैसे चर्म पत्र मतलब कि चमड़े का थैला। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, तो आप इसको नोट कर लें और नोट करके याद कर लें, काम आ जाएगा। ओके।